हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक वन शॉट स्टोरी लेकर आई हूँ। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लैंड क्लैन में आज कुछ ज़्यादा ही चहल पहल है। पूरा लैंड क्लैन बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज लैंड क्लैन के यंग मास्टर लैन वांगजी का 18 बर्थडे जो है। और एक वजह और है, आज गुसु के यंग मास्टर लैन वांगजी ने अपने वेपन स्पिरिट को अवेकन किया है। और ये उनकी पहली वेपन स्पिरिट नहीं है, ये उनकी दूसरी वेपन स्पिरिट है। दो डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे। पहला कहता है, तुम्हें पता है हमारे यंग मास्टर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहले ऐसे कल्टीवेटर हैं जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में एक साथ 2 वेपन स्पिरिट को अवेकन किया है। ये कितनी प्राउड वाली बात है ना। ये सुनकर दूसरा कहता है, हाँ मुझे भी यंग मास्टर पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। हमारा गुसु लैन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन होगा हमारे यंग मास्टर की वजह से। हमारे यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे बहुत खुशी है। सुनकर दूसरा कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं लैन से चैन कहीं चलते हुए जा रहे हैं। वो थोड़ी दूर चलकर एक डोर के सामने रुक जाते हैं और डोर नॉक करके कहते हैं, वांग जी क्या तुम अंदर हो। अंदर से पैरों की आहट आती है और कुछ देर बाद डोर ओपन होता है। अंदर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत लड़का बाहर निकल कर आता है। उसे देखकर सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांग जी क्या मैं अंदर आ जाऊं। ये कहकर वांग जी सामने से हट जाता है और सिचन अंदर चले जाते हैं। सिचन कुछ देर खड़े होकर इधर उधर देखते हैं। उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल उनके भाई की तरह है, बिल्कुल शांत खूबसूरत। जिंगसी हमेशा से शांत रही है उनके भाई की तरह। और वो फिर एक टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। वांग जी भी उनके पीछे पीछे आकर वहीं चेयर पर बैठ जाता है और उनके लिए टी प्रिपेयर करता है। सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांग जी कैसे हो तुम। तो वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर। ये सुनकर सिचन आगे कहते हैं, मुझे तुम पर प्राउड है मेरे भाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम सिर्फ 16 साल के थे जब तुमने अपनी पहली वेपन स्पिरिट को अवेकन किया था, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्नो ड्रैगन की थी। और अब तुम 18 साल के हो और तुमने अपनी दूसरी वेपन स्पिरिट को भी कल्टीवेट कर लिया, दूसरी वेपन स्पिरिट को भी अवेकन कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहता है, थैंक यू ब्रदर। सिचन आगे कहते हैं, वैसे तुम्हारी वेपन स्पिरिट का फॉर्म क्या है। ये सुनकर वांग जी कहता है, वो एक फेरी है ब्रदर। एक फेरी, सिचन कहते हैं। तो वांग जी कहता है, हाँ वो एक स्नो गर्ल है लगभग 12 साल की। ये सुनकर सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक फेरी, वो भी 12 साल की स्नो गर्ल। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे तुम कल्टीवेशन में आगे बढ़ोगे तुम्हारी वेपन स्पिरिट की एज बढ़ती जाएगी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी हाँ में नोट करता है। सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा अब चलो हमें मीटिंग हॉल में चलना चाहिए। तुम्हें अंकल ने मीटिंग हॉल में बुलाया है। वैसे तो वो तुम्हें बटरफ्लाई मैसेज भेज रहे थे, लेकिन मैं खुद ही आ गया क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था, थोड़ी बात करनी थी, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं। वांग जी भी हाँ में नोट करके खड़ा हो जाता है और सिचन के पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों ही मीटिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। इधर मीटिंग हॉल में लैन चिरेन और कुछ एल्डर एक साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर सिचन और वांग जी पहुँच जाते हैं। वो दोनों सभी एल्डर को बो करते हैं। उन्हें देखकर चिरेन अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और अपना एक हाथ कमर पे रखते हैं, दूसरे हाथ से दाढ़ी सहलाते हुए चलते हुए कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है 18 साल के हो जाने के बाद हर डिसाइपल को जो रिचुअल करना पड़ता है वो क्या है। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं अंकल मुझे नहीं पता।
वांग जी की बात सुनकर चिरन कहते हैं, ये रिचुअल सिर्फ हमारे लैंड क्लैन में नहीं होता, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर एक क्लैन में होता है। इस रिचुअल के ज़रिए हम उसे ढूंढना चाहते हैं जो हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सके। ये सुनकर वांग जी हैरान होते हुए कहता है, अंकल कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सके? क्या हुआ है कल्टीवेशन वर्ल्ड को? क्या कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर चिरन कहते हैं, हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये लगभग 30 साल पहले से स्टार्ट हुई थी। वांग जी और सिचन दोनों ही बड़े ध्यान से चिरन की बातें सुन रहे थे। चिरन आगे कहते हैं, आज से लगभग 30 साल पहले अचानक से ही ईलिंग के दाफन माउंटेन पर पता नहीं कैसे डीमन वर्ल्ड का डोर ओपन हो गया था, जहाँ से डीमन हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ गए थे। वो इतने ज़्यादा खौफनाक थे कि वो ना तो बच्चा देख रहे थे ना ही बूढ़ा, हर किसी को जान से मार रहे थे। हर तरफ बस तबाही, खौफनाक मंजर, चीखें, लोगों की मौतें। किसी भी क्लैन लीडर के पास कोई उपाय था ही नहीं, कोई सल्यूशन नहीं था कि आखिर इस तबाही को कैसे रोका जाए, कल्टीवेशन वर्ल्ड को कैसे बचाया जाए, कैसे इन डीमन को हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने से रोका जाए। सब परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। फिर एक दिन सभी क्लैन लीडर इकट्ठे हुए थे इस प्रॉब्लम पर बात करने के लिए। वैन क्लैन के लीडर कहते हैं, चिंगेजुन, क्या आपके पास इस सब को रोकने का कोई तरीका है? आखिर कैसे बचाएं हम अपने लोगों को? तभी निये क्लैन के लीडर भी कहते हैं, हाँ चिंगेजुन, कुछ बताइए, ऐसे तो हमारा पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ये सुनकर चिंगेजुन भी परेशान थे और वो कहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है इस सब को रोकने का। चिंगेजुन की बात सुनकर सभी क्लैन लीडर और भी ज़्यादा परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे करके रोका जाए। सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मीटिंग हॉल में लाइट के साथ एक लेडी अपीयर होती है। उस लेडी को देखकर सब लीडर खड़े हो जाते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं और उन्हें बो करते हैं। तभी चिंगेजुन कहते हैं, एल्डर आप, इमोर्टल लैनी आप, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? आखिर ये सब क्या चल रहा है, हम कैसे रोकें इस सब को? ये सुनकर लैनी कहती हैं, चिंगेजुन शांत हो जाओ, मुझे सब पता है, मैं इसी बारे में बात करने आई हूँ। लैनी की बात सुनकर चिंगेजुन शांत हो जाते हैं। तभी लैनी आगे कहती हैं, मुझे ये सब बहुत पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए मैं बहुत टाइम से एक वेपन को कल्टीवेट कर रही हूँ। उस वेपन के ज़रिए मैं उस डीमन वर्ल्ड के डोर को सील करने की कोशिश करूँगी। लैनी की बात सुनकर सभी क्लैन लीडर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो सब लोग मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अब हमारी प्रजा बच जाएगी, अब हमारा कल्टीवेशन वर्ल्ड बच जाएगा। सारे लीडर तो खुश थे, पर लैनी वो खुश नज़र नहीं आ रही थी और वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन जब लैनी आई तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। उन्हें देखकर सभी क्लैन लीडर हैरान हो गए। चिंगेजुन उनको देखते हुए कहते हैं, एल्डर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? ये इतनी सारी चोटें? वैन क्लैन के लीडर कहते हैं, क्या एल्डर डीमन वर्ल्ड का डोर सील हो गया? क्या आप अपने मिशन में कामयाब हुई? ये सुनकर लैनी कहती हैं, हाँ मैंने उस डोर को सील तो कर दिया है, जिसमें मैं लगभग अपनी सारी शक्तियाँ खो चुकी हूँ, पर मैं उसे ज़्यादा टाइम तक सील नहीं रख पाऊँगी, वो जल्द ही फिर से खुल जाएगा। ये सुनकर क्लैन लीडर फिर से सब परेशान हो जाते हैं। और फिर क्या होगा एल्डर, जब इस बार आपने उसे सील करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर दोबारा अगर वो ओपन हो गया तो हम उसे कैसे बंद कर पाएंगे, कैसे सील कर पाएंगे? क्लैन के लीडर की बात सुनकर लैनी कहती हैं, उस डीमन वर्ल्ड के डोर को हमेशा के लिए बंद करने के लिए, सील करने के लिए पहले से ही किसी को चुन लिया गया है।
नैन ने तो बस उसे कुछ टाइम तक रोका है। मैं उसे हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकती। उसे बंद करने वाले जल्दी ही जन्म लेंगे। ये सुनकर चंगेज़ुन कहते हैं, एल्डर साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, हम कुछ समझ नहीं पाए। तो लैनी कहती हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। भविष्य में एक जोड़ा जन्मेगा जो एक दूसरे के सोलमेट होंगे। वही दोनों उस डीमन वर्ल्ड के डोर को हमेशा के लिए सील करेंगे। ये सुनकर जिन क्लैन के लीडर कहते हैं, वो तो बात ठीक है एल्डर, पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, उन्हें ढूंढेंगे कैसे, और वो लोग कैसे भला उस डोर को सील कर पाएंगे। वो बच्चे होंगे। अगर आप जब उसे सील नहीं कर पाई तो फिर वो कैसे सील करेंगे। ये सुनकर लैनी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम उन्हें ढूंढ लोगे। मैं अपना ये वेपन छोड़ कर जाऊंगी जिसे लेकर उन दोनों को वो डोर सील करना है, और वो लोग सबसे अलग होंगे, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर। और मैं तुम्हें एक रिचुअल बता रही हूँ, प्रक्रिया, जिसके ज़रिए तुम अपने इस रिचुअल के ज़रिए तुम उन्हें पहचान पाओगे, उन्हें ढूंढ पाओगे। ये रिचुअल तुम्हें जब तक वो लोग मिल ना जाएं तब तक हर क्लैन के लोगों को अपने लोगों से करवानी है, हर बच्चे से। जब भी कोई बच्चा 18 साल का होगा तो उससे ये रिचुअल करवाना है। ठीक है, ये कहकर वो डिसअपियर हो जाती हैं। चिरेन कहते हैं, तब से ही ये रिचुअल होता आया है। सिचेन ने भी ये रिचुअल किया था, लेकिन पर सिचेन वो नहीं है। अब तुम्हें ये रिचुअल करना है। ये रिचुअल हर क्लैन में होता आया है तब से ही, लेकिन अब तक हमें वो नहीं मिला, और कुछ सालों में वो डोर फिर से खुलेगा। उसकी सील कमज़ोर हो रही है, इसीलिए हम और भी ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो चिरेन कहते हैं, चले। वांग जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है। चिरेन और कुछ एल्डर वांग जी के साथ चलते हैं, और साथ साथ सिचेन भी, और वो लोग अपनी एंसेस्टर गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एक एल्डर वांग जी से एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वांग जी वहां जाकर बैठ जाओ। वांग जी जाकर वहां पर बैठ जाता है। तभी दूसरा एल्डर कहता है, अब अपने दोनों वेपन को बाहर निकाल कर सामने रख दो। वांग जी ऐसा ही करता है। फिर दूसरा एल्डर कहता है, अब अपने वेपन स्पिरिट को बाहर निकालो। वांग जी ऐसा ही करता है। उसकी वेपन स्पिरिट को देखकर सब हैरान रह जाते हैं, और कुछ देर तक ऐसे ही खड़े देखते रहते हैं। सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। इतना ब्यूटीफुल वाइट ड्रैगन और इतनी ब्यूटीफुल फेरी, जिसे देखकर सभी एल्डर बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग थे। वो बिना पल के झपकाए बस उन देख रहे थे बस। तभी चिरेन कहते हैं, वांग जी अब मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ वैसा करना। अपनी सारी की सारी एनर्जी एक जगह पर केंद्रित करो। वांग जी ऐसा ही करता है। चिरेन कहते हैं, आंखें बंद करो और अपनी एनर्जी को अब हवा में रिलीज़ करो। वांग जी ऐसा ही करता है। वांग जी की एनर्जी पूरी गुफा में फैल गई थी। कुछ देर तक वांग जी ऐसे ही आंख बंद करके बैठा रहता है। कुछ देर बाद चिरेन पूछते हैं, वांग जी क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या तुम कुछ महसूस कर पा रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तभी दूसरा एल्डर कहता है, कुछ अलग महसूस हो रहा है वांग जी? तो वांग जी कहता है, नहीं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा। वांग जी की बात सुनकर सभी एल्डर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक एल्डर चिरेन से कहता है, चिरेन ये क्या हो रहा है? हमें लगा था वांग जी ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहला ऐसा कल्टीवेटर है जिसने 2 वेपन स्पिरिट को कल्टीवेट किया है, 2 वेपन स्पिरिट को अवेकन किया है, तो शायद ये वो होगा। पर ये कह रहा है कि इसे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा। क्या ये वो नहीं है? अगर ये भी वो नहीं है तो फिर
उस एल्डर की बात सुनकर चिरन भी थोड़ा परेशान हो गया था। चिरन को ऐसा परेशान देखकर उन एल्डरों में से एक सबसे समझदार और बड़े एल्डर बाहर आते हैं और चिरन की तरफ देखते हुए कहते हैं, चिरन, क्यों ना हम वांगजी को एल्डर लेनी के वेपन के पास लेकर जाएं। अगर वांगजी उनके वेपन को टच कर लेता है तो हो सकता है कि हम पता लगा पाएँ कि वांगजी वो पर्सन है या नहीं। और तुम तो जानते हो उस वेपन को आज तक कोई छू नहीं पाया है। कोशिश बहुत लोगों ने की लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया। क्यों ना वांगजी को वहाँ भेजा जाए। ये सुनकर चिरन, पहले तो उस एल्डर की बात सुनकर चिरन को कहते उससे पहले ही सिचेन कहते हैं, नहीं, मेरा भाई वहाँ नहीं जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब जानते हैं वो जगह कितनी खतरनाक है। अगर वांगजी वहाँ गया और अगर वांगजी वो पर्सन नहीं निकला तो वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। आप लोग उसे वहाँ कैसे भेज सकते हैं? नहीं, मेरा भाई वहाँ नहीं जाएगा, वो वहाँ नहीं जाएगा। ये सुनकर वो एल्डर कहता है, सिचेन, समझने की कोशिश करो। अगर हमने जल्द से जल्द उस पर्सन को नहीं ढूंढा जो उस डोर को सील कर सके तो ये पूरा का पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। समझने की कोशिश करो। ये सुनकर सिचेन कहते हैं, क्यों समझने की कोशिश करूँ मैं? वो मेरा भाई है, उसे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली में अकेला वही है मेरे पास, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। नहीं, वो वहाँ नहीं जाएगा। सिचेन को ऐसा पैनिक करते देख चिरन कहते हैं, सिचेन, शांत हो जाओ। चिरन की बात सुनकर सिचेन कहते हैं, शांत हो जाऊँ अंकल? कैसे शांत हो जाऊँ? देखिए ना ये क्या कह रहे हैं। ये वांगजी को वहाँ भेजने की बात कर रहे हैं। वो जगह कितनी खतरनाक है, आपको तो पता है ना अंकल। अगर वांगजी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं, वांगजी वहाँ नहीं जाएगा ना अंकल, आप नहीं भेजोगे ना वांगजी को वहाँ? सिचेन की बात सुनकर चिरन कहते हैं, सिचेन, शांत हो जाओ। तुम एक क्लैन लीडर हो, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। वांगजी अब बड़ा हो गया है, वो बच्चा नहीं रहा, वो अपना ख्याल रख सकता है। और भूलो मत, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी के लिए वांगजी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सिचेन कहते हैं, अंकल, वो 18 साल का हो गया, इसका मतलब ये नहीं है वो बड़ा हो गया है, वो अभी भी बच्चा है। मेरे लिए वो अभी भी बच्चा है, मैं उससे बड़ा हूँ और मैं उसे वहाँ नहीं जाने दे सकता। मैं उसे कैसे वहाँ जाने की परमिशन दे दूँ? कैसे वहाँ जाने दूँ जहाँ से मुझे पता ही नहीं है मेरा भाई वापस आएगा भी या नहीं? और आप कह रहे हैं कि मैं उसे जाने दूँ? नहीं, वांगजी वहाँ नहीं जाएगा। ये सुनकर चिरन कहते हैं, सिचेन, समझने की कोशिश करो, वांगजी को वहाँ जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढना है जो उस डोर को बंद कर सके हमेशा के लिए, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सके। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो तुम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कितनी तबाही होगी। मेरी बात समझो, वांगजी को कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा वांगजी के साथ, ठीक है? तभी वांगजी भी उठकर कहता है, ब्रदर, मैं ठीक रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। सिचेन आंखों में आंसू भर के अपने अंकल की तरफ और वांगजी की तरफ देख रहे थे। वो वांगजी को वहाँ नहीं जाने देना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो जगह कितनी खतरनाक है और उनका छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे? वो बस यही सोच रहे थे और लास्ट कोशिश करते हुए वो कहते हैं, अंकल, एल्डर लेनी ने कहा था कि उस वेपन को कोई भी अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता। उस वेपन को कंट्रोल करने के लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जो दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। और वांगजी को अभी उसकी सोलमेट नहीं मिली है। तो अगर वांगजी वो पर्सन हुआ भी, अगर वो वेपन वांगजी पर हावी हो गया तो आप जानते हैं वो वेपन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसे अकेले वांगजी कंट्रोल नहीं कर सकता। और अभी वांगजी को उसकी सोलमेट भी नहीं मिली है। अगर कुछ हो गया तो आप समझ नहीं रहे हैं अंकल। सिचेन की बात सुनकर 2 एल्डर कहते हैं, सिचेन, हमें पता है आप अपने छोटे भाई को लेकर परेशान हैं, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनिए। वांगजी को उस वेपन को उठाकर बाहर लाना है।
वो वेपन, अगर वांग जी वही पर्सन है जो एल्डर लेनी ने कहा है तो वांग जी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वेपन की स्पिरिट अभी गहरी नींद में है और वो तब तक अवेकन नहीं होगी जब तक वांग जी और उसकी सोलमेट एक साथ अपनी गोल्डन कोर की एनर्जी उसमें उसे अवेकन नहीं करते, तब तक वो अवेकन नहीं होगी। इसलिए वांग जी को कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप परेशान मत होइए। ये सुनकर वांग जी भी कहता है, हाँ ब्रदर, मैं ठीक रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। सिचन अभी भी परेशान थे। चिरन कहते हैं, मैंने तुमसे कहा ना मैं उसके साथ जाऊँगा, उसे कुछ नहीं होने दूँगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। सिचन वांग जी को वहाँ भेजने के लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं उस शख्स को ढूंढना कितना ज़रूरी है जो डीमन वर्ल्ड के डोर को बंद कर सके। अगर वो डोर दोबारा से खुल गया तो वो सोच भी नहीं सकते कल्टीवेशन वर्ल्ड में कितनी तबाही आएगी। इसीलिए वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी चरण वांग जी से कहते हैं, वांग जी मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने साथ उस गुफा की और भी अंदर वाले हिस्से की तरफ ले जाते हैं। सिचन बस वहाँ खड़े उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं, वांग जी प्लीज़ ज़िंदा लौट कर आना। लैंचरन और वांग जी उस गुफा में चलते हुए जा रहे थे और एक जगह जाकर रुक जाते हैं। ये वो जगह है गुफा की जहाँ पर वो वेपन है, एल्डर लेनी का वो वेपन जिससे उन्होंने डीमन वर्ल्ड के डोर को सील किया था। सिचन और बाकी एल्डर जिस जगह पर हैं वो इस गुफा का बाहरी हिस्सा है, और अभी जहाँ पर वांग जी और लैंचरन खड़े हैं वो इस गुफा का अंदरूनी हिस्सा है, एक तरह से कोर एरिया, जहाँ पर वो वेपन एक एनर्जी बॉल के अंदर है। वांग जी और चिरन उस एनर्जी बॉल से कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं। चिरन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी इससे आगे अब तुम्हें अकेले जाना होगा, मैं आगे नहीं जा सकता। ये सुनकर वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। वो आगे बढ़ता है इससे पहले ही चिरन कहते हैं, वांग जी प्लीज़ अपना ख्याल रखना। ये सुनकर वांग जी हाँ में नोट करता है और आगे बढ़ने लगता है। वांग जी धीरे धीरे उस वेपन की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वांग जी उस वेपन के करीब जा रहा था उसे महसूस होता है कि उस वेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिसे वांग जी हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन वांग जी रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे उस वेपन की तरफ बढ़ता रहता है। कुछ कदम चलने के बाद वांग जी को अपने शरीर में इतना भयानक दर्द महसूस होता है जैसे कोई उसके शरीर से उसकी सोल को बाहर खींच रहा है। वांग जी फिर भी नहीं रुकता, वो फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ कदम और चलने के बाद वांग जी को चक्कर आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि अब वो आगे नहीं चल सकता और वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वांग जी को ऐसा बैठा देख चिरन पीछे से कहते हैं, वांग जी खड़े हो जाओ, तुम कर सकते हो। वांग जी कुछ दूर और चलना है, खड़े हो जाओ, उठ जाओ वांग जी। पर वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चिरन की कोई भी बात वांग जी के कानों तक जा ही नहीं रही है। चिरन तभी चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा खड़े हो जाओ वांग जी। चिरन की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर वांग जी फिर से होश में आ जाता है और अपनी विजन को सहारा लेकर फिर से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो उस एनर्जी बॉल के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो पीछे चिरन की तरफ देखता है। चिरन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांग जी अपना हाथ बढ़ाओ, उस एनर्जी बॉल को छुओ। ये सुनकर वांग जी भी अपना हाथ बढ़ाता है। उसका हाथ उस एनर्जी बॉल को बस छूने ही वाला था कि तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, उसे छूना मत। ये सुनते ही वांग जी अपना हाथ पीछे कर लेता है और वो इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। और चिरन भी हैरानी से इधर उधर देख रहे थे क्योंकि उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी थी, पर उन्हें भी वहाँ कोई नहीं दिखता। वांग जी की हालत बहुत ख़राब थी। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे बोलता है, कौन है यहाँ। बहुत हल्की सी आवाज़ थी वांग जी की, लेकिन वांग जी के बोलते ही वहाँ पर अचानक से
लेनी अपेयर होती हैं। उन्हें देखकर चिरेन तो हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है, एल्डर, आप जिंदा हैं? ये सुनकर लेनी उसकी तरफ देखकर कहती हैं, नहीं, मैं मर चुकी हूँ, मैं बस एक सोल हूँ। वांगजी जैसे ही ये सुनता है कि ये एल्डर लेनी है तो वो उनकी तरफ बो करने के लिए झुकता है, पर उससे ऐसा हो नहीं रहा था। ये देखकर लेनी कहती हैं, रहने दो, मत करो, सीधे खड़े हो जाओ। ये सुनकर वांगजी सीधा खड़ा हो जाता है। लेनी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम आ गए, पर तुम अकेले क्यों आए हो? उसे नहीं लाए? ये सुनकर वांगजी कंफ्यूज हो गया था, पर वो कुछ कहता नहीं है। लेनी आगे कहती हैं, ये वेपन बहुत स्ट्रांग है, तुम इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते। उसे ढूंढो और उसे अपने साथ लेकर आना, ठीक है? ये कहकर एल्डर लेनी वहाँ से गायब हो जाती हैं और वांगजी अचानक से फिर वहीं आ जाता है जहाँ पर चिरेन खड़े थे। ये देखकर चिरेन और वांगजी दोनों ही हैरान थे और साथ साथ कंफ्यूज भी। कुछ देर तक वो लोग वहीं ऐसे ही खड़े रहते हैं और उस एनर्जी बॉल की तरफ देखते रहते हैं। वांगजी की हालत बहुत ख़राब थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था, पर चिरेन उसे पकड़ते हैं और उसे उस गुफा से बाहर ले आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, चिरेन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो वांगजी की तरफ दौड़ते हुए कहता है, वांगजी, क्या हुआ तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? मुझे पता था ये सब होगा, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहता था। तुम ठीक तो हो ना? ये कहकर वो वांगजी को पकड़ लेते हैं। चिरेन बाकी एल्डर्स की तरफ देखते हैं। बाकी एल्डर्स भी चिरेन की तरफ देखते हुए कहते हैं, चिरेन, क्या हुआ अंदर? क्या वांगजी वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर चिरेन हाँ में सिर हिलाते हैं। ये देखकर सभी एल्डर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी चिरेन कहते हैं, पर बस उनका ये पर सुनकर सभी एल्डर फिर से उदास हो जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो चिरेन उन्हें अंदर जो भी हुआ सब बता देते हैं, लेनी से जो बात हुई थी वो भी, जिसे सुनकर सभी एल्डर समझ जाते हैं कि बिना अपने सोलमेट के वांगजी उस वेपन तक नहीं पहुंच सकता। जो बात कहीं ना कहीं चिरेन भी समझ गए थे। तभी एक एल्डर कहता है, अभी कुछ देर पहले हमने जो रिचुअल किया था वो वांगजी की सोलमेट ढूंढने के लिए ही किया था, पर वांगजी को कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, उसे उसकी सोलमेट नहीं मिली। ये सुनकर चिरेन कहते हैं, हाँ, मैं भी इस बात को लेकर परेशान हूँ। मुझे अच्छे से वो रिचुअल याद है, मुझे याद है हर एक मंत्र, हमने हर एक मंत्र बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, कहीं भी कोई भी गलती नहीं थी, तो फिर क्यों वांगजी को उसकी सोलमेट महसूस नहीं हुई? ये सुनकर सभी एल्डर परेशान थे। तभी चिरेन सिचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं, सिचेन, जाओ वांगजी को उसकी जिंक्सी ले जाओ, मैं हीलर्स को वहाँ भेज दूँगा। ये सुनकर सिचेन वहाँ से चले जाते हैं और सभी एल्डर्स भी उस केव से बाहर आ जाते हैं। उस इंसिडेंट को हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में वांगजी ने कई बार कोशिश की है अपने सोलमेट को ढूंढने की, कई बार वो रिचुअल परफॉर्म किया है, पर अब तक उसे अपनी सोलमेट नहीं मिली। आज वांगजी फिर से मीटिंग हॉल में बैठा है। उसके सामने सभी क्लैन की राजकुमारियों की तस्वीरें रखी हैं, जिन्हें वो कन्फ्यूज़न के साथ देख रहा है। और वो चिरेन से पूछता है, अंकल, ये सब क्या है? ये सुनकर चिरेन कहते हैं, ये सभी ताकतवर क्लैन की राजकुमारियां हैं। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ, तो चिरेन कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनमें से किसी एक को पसंद करो और उसके साथ शादी करो। ये सुनकर वांगजी और सिचेन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सिचेन अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर अंकल, इनमें से कोई भी वांगजी की सोलमेट नहीं है, और एल्डर लेनिन ने कहा था कि बिना अपनी सोलमेट के वांगजी उस वेपन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर चिरेन कहते हैं, हाँ, ये लड़कियां वांगजी की सोलमेट नहीं हैं, पर ये भी नहीं है कि वांगजी अपनी सोलमेट के अलावा किसी और के साथ उस वेपन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी हैरान थे और बस चिरेन की तरफ देख रहे थे। तो चिरेन आगे कहते हैं, ये सभी लड़कियां ताकतवर हैं
एल्डर लेनी ने कहा था कि उस वेपन को कंट्रोल करने के लिए 2 लोग चाहिए जो एक दूसरे से जुड़े हों। इसीलिए मैं चाहता हूँ वांग जी इनमें से किसी एक लड़की से शादी कर ले। शादी के बाद वो लड़की वांग जी से जुड़ जाएगी और जब वांग जी अपनी वेडिंग को कंज्यूमेट कर लेगा, उस लड़की के साथ मीटिंग कर लेगा, तो इन दोनों की एनर्जी भी एक साथ जुड़ जाएगी, जिससे ये दोनों उस वेपन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी और सिचन दोनों ही हैरानी से बस अपने अंकल की तरफ देख रहे थे। वांग जी खड़े होते हुए कहते हैं, अंकल, मुझे इन लड़कियों में से कोई भी पसंद नहीं है। मैं इनमें से किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी सोलमेट को ढूंढूंगा और उसी से शादी करूँगा। ये सुनकर चिरन गुस्से में कहते हैं, वांग जी, तुम 3 साल से अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो और वो अभी तक नहीं मिली। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो सील अब वीक हो चुकी है, उसमें से अब डीमन बाहर आने लगे हैं। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों का वक्त है। ये सुनकर वांग जी बस चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। चिरन भी उसे गुस्से में घूर रहे थे। कुछ देर तक पूरे के पूरे मीटिंग हॉल में बिल्कुल साइलेंस रहता है, कोई कुछ नहीं कहता। तभी चिरन बड़े आराम से कहते हैं, वांग जी, इनमें से किसी एक को पसंद करो ताकि हम जल्दी से जल्दी तुम्हारी और उसकी शादी करा सकें। ये सुनकर वांग जी उनकी तरफ देखते हुए कहता है, अंकल, मैंने आपसे कहा मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है और मुझे इनमें से किसी से भी शादी नहीं करनी। ये कहकर वो अंकल चिरन को और बाकी सभी एल्डर को वो करता है और उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। वांग जी को ऐसे जाता देख चिरन को बहुत गुस्सा आता है। लड़का आखिर इतना जिद्दी क्यों है? ये कहकर वो भी वहाँ से गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए चले जाते हैं। चिरन के जाने के बाद सिचन भी वांग जी के पीछे पीछे उस हॉल से बाहर आ जाते हैं और वो वांग जी को आवाज़ देते हुए कहते हैं, वांग जी रुको। वांग जी रुकना तो नहीं चाहता था पर वो रुक जाता है और सिचन की तरफ देखने लगता है। सिचन उसके पास जाते हुए कहते हैं, वांग जी। सिचन कुछ आगे कहते हैं इससे पहले ही वांग जी कहता है, ब्रदर, अगर आप अंदर जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे उस बारे में तुमसे बात नहीं करनी, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी उनकी तरफ देखने लगता है। सिचन कहते हैं, मेरे पास एक काम है, मैं चाहता हूँ तुम वो करो। सिचन आगे कहते हैं, ईलिंग के एक टाउन में कुछ लोगों ने एक होस्ट देखा है जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम 2 डिसाइपल के साथ वहाँ जाओ और उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालो, उस होस्ट को कैप्चर करो। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, और वो अपने रूम में चला जाता है अपनी पैकिंग करने के लिए और अपने कुछ कपड़े कुछ सामान पैक कर कर वहाँ से निकल जाता है 2 डिसाइपल को लेकर। वांग जी को जाता देखकर सिचन कहते हैं, उम्मीद करता हूँ तुम्हें वो मिल जाए जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इधर दूसरी तरफ जियान क्लैन, एक पेड़ के पीछे एक लड़का छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, आशियान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे यहाँ इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हुए हो? ये सुनकर वो लड़का कहता है, सिजे, मैं यहाँ चेंग से छुपा हुआ हूँ, प्लीज़ उसे बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर यानली कहती है, चेंग से छुप रहे हो, क्यों? ये सुनकर विंग कुछ कहता है, इससे पहले ही एक चीखती हुई आवाज़ आती है, तुम वहाँ छुपे हो, रुको तुम बस एक बार मेरे हाथ में आ जाओ। मैंने तुम्हारी जान ना ली ना तो मेरा नाम भी जियान चेंग नहीं। तुम रुको, वहीं रुको। ये सुनते ही विंग जल्दी से यानली के पीछे छुपते हुए कहता है, सिजे प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ 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 मुझे बचा लीजिए, लगता है चेंग आज मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर यानली कहती है, तुमने क्या किया है आसियान? ये सुनकर विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से सिजे, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पर चेंग आते हुए कहता है, बाहर निकलो, सिजे के पीछे से बाहर निकलो, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुम्हारी टांगें तोड़ देनी है, बाहर आओ। यानली चेंग की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ चेंग? वो आगे कुछ कहती है इससे पहले ही वो उन्हें हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती हैं, चेंग, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये सुनकर चेंग कहता है, ये सब इसने किया है सिजे, इसने मेरे बालों के साथ ये किया है। ये सुनकर विंग कहता है,
मैंने कुछ नहीं किया चैंग, झूठ मत बोलो। ये सुनकर चैंग कहता है तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाहर आओ, बाहर निकलो सीजे के पीछे से। सीजे हटिए आप सामने से। पर विंग यानली के पीछे से नहीं निकलता, बल्कि उसने यानली को पकड़ लिया था कस के, और वो उनके पीछे से ही चैंग से बात कर रहा था। तभी यानली कहती है रुको 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 चैंग, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम्हारे बालों को क्या हुआ। ये सुनकर चैंग कहता है सीजे, आज सुबह जब मैं उठकर बाथरूम नहाने के लिए गया था, मैंने अपने बालों में शैम्पू लगाया, उसके बाद से ही मेरे ये बाल ऐसे हैं। इस बीइंग ने उस शैम्पू की बोतल में ग्लू भर के रखा था, जो मैंने शैम्पू समझ के अपने बालों में लगा लिया, और तब से ही मेरे बाल ऐसे हैं। ये सुनकर यानली पीयूषयान की तरफ देखते हुए कहती हैं बीइंग। ये सुनकर बीइंग कहता है नहीं 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 सीजे, ये मैंने नहीं किया, ये सच में मैंने नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये सुनकर चैंग कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने नहीं किया, तुम बस बाहर आ जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम बस बाहर आ जाओ। ये सुनकर विंग कहता है सीजे, सच में मेरी गलती नहीं है, वो क्या है ना, कल रात को मेरे से ग्लू की बोतल गिर के टूट गई, सारा ग्लू फैल गया। मैं ग्लू रखने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, पर मुझे कुछ मिला ही नहीं। जब मैं बाथरूम गया तो वहाँ पे शैम्पू की बोतल खाली रखी थी, तो मैंने उसी में ही भर के रख दिया। अब मुझे क्या पता था चैंग बिना कुछ जाने बिना देखे ऐसे ही अपने बालों में ग्लू लगा लेगा। इसमें सारी गलती इसकी है, इसने देखा क्यों नहीं कि उस बोतल में क्या है, शैम्पू है या फिर ग्लू। ये कहकर विंग मुस्कुराने लगता है। विंग की बात सुनकर चैंग कहता है तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो कि मैंने उस बोतल में देखा क्यों नहीं, और तुमने आखिर उस ग्लू को उस बोतल में रखा ही क्यों, जिस बोतल में शैम्पू रखा जाता है। अब मुझे क्या पता था कि तुमने वहाँ ग्लू रखा है, मुझे तो लगा उसमें शैम्पू है, तो इसीलिए मैंने अपने बालों में लगा लिया। और अब देखो मेरे बालों की हालत, मेरा सर ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर जंगल है और ये सारे कांटे। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है हाँ, वैसे अच्छे लग रहे हो तुम इस हेयर स्टाइल में। ये सुनकर चैंग कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी यानली कहती है चैंग शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो, अगर तुम ज़्यादा देर तक ऐसे ही घूमते रहे तो ये ग्लू तुम्हारे बालों से निकलेगा नहीं। आओ, मैं इसे निकालने में मदद करती हूँ। ये कहकर वो उसे ले जाती है। विंग भी मुस्कुराते हुए उन्हीं के पीछे उनके साथ चला जाता है। कुछ देर तक मशक्क़त करने के बाद आखिरकार चैंग के बालों से वो ग्लू निकल जाता है। चैंग गहरी सांस लेते हुए कहता है अच्छा हुआ यह निकल गया, वरना मुझे तो लगा था मेरे बाल गए। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ चैंग, मुझे भी तुम्हें बिना बालों के देखना था, आखिर तुम कैसे दिखते हो। ये सुनकर चैंग गुस्से में कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इससे पहले विंग के पीछे दौड़ता, तभी वहाँ पर जियान फेंग में आ जाते हैं और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। उनकी आवाज़ सुनते ही सब सीधे खड़े हो जाते हैं। तभी जियान फेंगमियान चैंग की तरफ देखकर कहते हैं जियान चैंग, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो। एक सर्वेंट मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो ना तुम, क्या हुआ है। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है। यानली के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। चैंग ऑकवर्ड होते हुए कहता है मैं ठीक हूँ बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर जियान फेंग में कहते हैं अच्छी बात है। तभी यानली कहती है बाबा आप यहाँ हमें बुला लेते, कोई काम था। तो जियान फेंग में कहते हैं हाँ, मुझे विंग और चैंग से कुछ बात करनी है। ये सुनकर विंग और चैंग दोनों आगे आकर कहते हैं हाँ बाबा बताइए क्या बात है। तो जियान फेंग में कहते हैं मेरे पास ईलिंग से एक पर्सन आया था जो कह रहा था कि ईलिंग के एक टाउन में एक घोस्ट ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहाँ जाओ, क्या तुम जाओगे। ये सुनकर विंग और चैंग कहते हैं हाँ बाबा हम जाएंगे। ये सुनकर जियान फेंग में कहते हैं ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अभी निकल जाओ। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं ठीक है बाबा, और वो दोनों अपनी पैकिंग करने लगते हैं। यानली उन लोगों की पैकिंग करने में मदद करती है। वो लोग निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर मैडम यू आ जाती हैं और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं तुम दोनों ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है। ये सुनकर वो दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। तभी मैडम यू दो डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहती हैं और इन दोनों को अपने साथ लेकर जाओ। ये सुनकर विंग कहता है पर माँ हम दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है।
ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, मैं बताऊँगा अभी तुम्हें तुम कितने स्ट्रांग हो। मैंने कहा ना तुम उन दोनों को साथ लेकर जाओगे, तो साथ लेकर जाओगे, ठीक है। ये सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है हम ले जाएंगे। तो मैडम यू मुस्कुरा कर कहती हैं, और अपना ख्याल रखना, और चैंग का भी, ठीक है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ और आप भी अपना ख्याल रखना और बाबा का भी, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। ये सुनकर मैडम यू कहती हैं, हाँ ठीक है, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मैडम यू याली उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। पूरा दिन सफ़र करने के बाद लगभग शाम को विंग और चैंग दोनों ही ईलिंग पहुंच चुके थे। चैंग विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग शाम हो गई है, क्यों ना हम आज के लिए यहीं रुके, सुबह को उस टाउन चलेंगे जहाँ पर बाबा बता रहे थे। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है, और वो दोनों एक इन की तरफ चले जाते हैं। उस इन में पहुँच वो दोनों इनकी लेडी से बात करते हुए कहते हैं, क्या हमें यहाँ पर रूम मिलेगा। तो वो लेडी कहती है, हाँ मिलेगा जेंटलमैन, बताइए आपको कितने रूम चाहिए। तो विंग कहता है, हमें 2 रूम चाहिए। ये सुनकर वो कहती है, ठीक है आपको मिल जाएंगे, और वो उन्हें उनके रूम तक लेकर जाती है और एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये रहा आपका रूम, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लान वांग जी वो भी ईलिंग पहुँच चुके हैं। उन्होंने भी ईलिंग में ही रुकने का फ़ैसला किया है, और इत्तेफाक से वो उसी इन में पहुँचते हैं जहाँ पर विंग और जानचेंग हैं। इनके अंदर कदम रखते ही अचानक से वांग जी के माइंड में उसके ड्रैगन की वो से कहती है, वांग जी मुझे यहाँ पर अजीब फील हो रहा है। तभी उसकी दूसरी वेपन स्पिरिट कहती है, हाँ मुझे भी यहाँ पर अजीब फील हो रहा है, क्या तुम्हें फील हो रहा है वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ मुझे भी यहाँ पर बहुत अजीब फील हो रहा है, कुछ अजीब, कुछ बहुत अलग सी फीलिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या, पर ये बहुत अलग है। वो ऐसे ही इनके डोर पर अचानक से रुककर अपने माइंड में अपने वेपन स्पिरिट से बात कर रहा था। उसे ऐसे अचानक से रुकता देखकर उस इन की ओनर वांग जी के पास आकर कहती है, क्या हुआ जेंटलमैन, आप ऐसे डोर पर क्यों रुक गए, अंदर आइए। किसी अनजान की आवाज़ सुनकर वांग जी तुरंत अपने होश में आ जाता है और उस लेडी की तरफ देखकर हाँ में नोट करता है और आगे बढ़ता है। और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हमें क्या यहाँ पर 2 रूम मिलेंगे। ये सुनकर वो लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल, और वो उन्हें उनके रूम तक छोड़ कर आती है। वांग जी अपने रूम में बैठा बस यही सोच रहा था कि आखिर उसे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है, उसकी दोनों वेपन स्पिरिट इतनी बेचैन क्यों हैं। लेकिन वो ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज उसने पूरे दिन सफ़र किया है, इसीलिए वो जल्दी सो जाता है। अगली सुबह वो 5 बजे उठता है, फ्रेश होता है, वॉशरूम जाता है, अपना ब्रेकफास्ट करके फिर अपने डिसाइपल को लेकर उस टाउन के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सुबह के 10 बज चुके हैं और विंग अभी भी सो रहा है। चैंग उसे उठाते हुए कहता है, 10 बज चुके हैं, हमें टाउन के लिए जाना है, उठ जाओ। ये सुनकर विंग कहता है, चैंग मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। ये सुनकर चैंग कहता है, जल्दी से उठ जाओ, हमें बहुत देर हो गई है। ये सुनकर विंग कहता है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने कहा ना मुझे थोड़ी देर और सोना है। यह सुनकर विंग की बात सुनकर चैंग कहता है, अगर तुम अभी के अभी नहीं उठे ना तो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। ये सुनते ही विंग फट से उठ के बैठ जाता है और चैंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम कितने क्रूअल हो, मुझे ठीक से सोने भी नहीं देते। यह सुनकर चैंग स्मॉक करते हुए कहता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डॉग पाल लूँ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। ये सुनकर विंग कहता है, बहुत गंदा आइडिया है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये कहता हुआ वो वॉशरूम चला जाता है और चैंग पीछे से मुस्कुराने लगता है। उसे पता है उसका भाई कुत्तों से कितना डरता है और उसे विंग को डराने में मज़ा भी आता है और उसे अपने कल वाला बदला भी तो लेना है विंग से। ये सोचकर वो मुस्कुराता हुआ बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद विंग बाहर आता है और वो लोग अपना नाश्ता करते हैं और वहाँ से फिर टाउन के लिए निकल जाते हैं। इधर वांग जी टाउन पहुँच चुका था। टाउन पहुँचकर वो थोड़ी छानबीन करता है, लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक घोस्ट है जो ज़्यादातर रात को निकलता है और बच्चों को और औरतों को ही अपना शिकार बनाता है।
उसने अब तक 7 औरतें और 4 बच्चों को जान से मार दिया है। ये सुनकर वांग जी हैरान था कि ये कैसा घोस्ट है जो सिर्फ बच्चों को और औरतों को ही जान से मार रहा है। वांग जी थोड़ी और पूछताछ करता है और उस टाउन से वापस आ जाता है, ये सोचकर कि वो शाम को वहाँ वापस जाएगा। इधर विंग अभी रास्ते में ही था। उसे वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे एक ओल्ड मैन दिखता है। वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी सुनिए। वो ओल्ड मैन विंग की आवाज़ सुनकर कहता है, हाँ बताओ क्या बात है। विंग कहता है, क्या आप हमें इस टाउन के बारे में बता सकते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें क्या जानना है। तो विंग कहता है, यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है कुछ दिनों में, किसी की मौत हुई है क्या। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, ओह अच्छा, तो तुम भी वही पूछ रहे हो जो कुछ देर पहले वो कुछ लोग पूछ रहे थे। ये सुनकर विंग हैरान होते हुए कहता है, क्या मतलब, यहाँ पर कोई और भी आया था क्या इस बारे में पूछने। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे। ये सुनकर चैंग कहता है, वो लोग कैसे थे, आपको कुछ पता है, आप जानते हैं वो कहाँ से थे और वो लोग कैसे दिखते थे। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ से थे, पर हाँ उन लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उनके माथे पे कुछ तावीज़ जैसा बंधा हुआ था। ये सुनकर चैंग कहता है, वो लोग लैन क्लैन से थे। वो बूढ़ा विंग और जन चैंग को भी वही पता था जो उसने वांग जी को बताया था। विंग कुछ लोगों से और पूछता है तो उसे बस यही पता चलता है कि यहाँ पर एक घोस्ट है जो बच्चों और औरतों को जान से मार रहा है और वो सिर्फ रात को ही निकलता है। इसीलिए वो लोग भी वापस आ जाते हैं, ये सोचकर कि वो भी रात को ही वहाँ जाएंगे। शाम को वांग जी विंग से पहले ही उस टाउन की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही विंग और चैंग भी उस टाउन की तरफ चले जाते हैं। वांग जी जब टाउन में पहुंचता है, उसके पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसे वो घोस्ट दिख जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वांग जी और उसके डिसाइपल उस घोस्ट का पीछा करते करते टाउन से बाहर वाले एक जंगल में आ जाते हैं। वांग जी जब उस जंगल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है असल में ये घोस्ट कोई घोस्ट नहीं है, ये एक डीमन है और इस जंगल में उसके जैसे और भी डीमन हैं, जो देखकर वो और उसके डिसाइपल और डीमन से फाइट करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग जब टाउन में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सुबह में जो लोग उनसे पहले यहाँ आए थे वो लोग अभी उस घोस्ट का पीछा करते हुए टाउन के बाहर वाले जंगल में गए हैं। जो बात सुनकर चैंग और विंग दोनों उस जंगल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ खड़े होकर वो अपने सामने देखने लगते हैं जहाँ पर कुछ लोग फाइट कर रहे थे। विंग जब वांग जी को ऐसे फाइट करते देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि इस वक्त वांग जी बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो फाइट कर रहा है, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी तलवार के साथ कोई नृत्य कर रहा है। उसके हवा में लहराते बाल, उसके सफ़ेद कपड़े, वो इतना खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अप्सरा है, स्वर्ग से आई हुई। विंग बिना पल के झपकाए अपनी सांसों को रोककर बस एक जगह खड़े होकर बिना हिले डुले बिल्कुल स्टैचू की तरह वांग जी को निहार रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो शख्स है वो हकीकत है। उसे लग रहा था कि इतना खूबसूरत शख्स हकीकत नहीं हो सकता, इसीलिए वो बिना हिले डुले बस वांग जी को निहार रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर वो जरा सा भी हिला या उसने अपनी पलकें झपकाई या कोई भी हरकत की तो ये जो उसके सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत जो शख्स है वो कहीं गायब ना हो जाए, ये कुदरत का करिश्मा उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। इसीलिए विंग बिल्कुल नहीं हिलता। चैंग जब वांग जी और उसके डिसाइपल को इन डीमन से लड़ते देखता है तो वो समझ जाता है कि असल में उन टाउन वालों को कोई घोस्ट नहीं, ये डीमन ही परेशान कर रहे थे। तभी विंग कहता है वांग जी की तरफ देखकर, वाह ये कितना खूबसूरत है। ये सुनकर चैंग विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हमारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें ये गंदे बदबूदार डीमन खूबसूरत लग रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो,
मैंने कभी इन डीमन को खूबसूरत कहा। मैं तो ये कहकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और फिर से चुप हो जाता है। विंग को ऐसे चुप होता देख चैंग सामने देखने लगता है कि आखिर विंग देख किसे रहा है। जब वो देखता है कि विंग की आखिर नज़रें हैं कहाँ और वो किसे खूबसूरत कह रहा है, तो वो अपनी आंखें रोल करने लगता है। वो लोग वहाँ खड़े ही थे कि तभी उन डीमंस को उनका वहाँ होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो डीमन उन पे भी हमला करने लगते हैं। चैंग उन डीमन से फाइट करने लगता है और विंग अभी भी मूर्ति की तरह खड़ा होकर वांग जी को निहार रहा था। ये देखकर चैंग अपनी तलवार की म्यान से विंग के सर पे मारते हुए कहता है, बेवकूफ़, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। जैसे ही विंग के सर पे लगती है वो चिल्लाते हुए कहता है, आह पी चैंग, तुमने मुझे मारा क्यों। ये सुनकर चैंग कहता है, ताकि तुम्हें मरने से बचा सकूं बेवकूफ़, जरा अपने सामने देखना। ये सुनकर विंग जैसे ही अपने सामने देखता है तो वो देखता है कि एक डीमन उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। ये देखकर विंग तुरंत अपनी तलवार निकालता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। इधर वांग जी, विंग जब से यहाँ आया है वांग जी को तब से ही फिर से वही अजीब सी फीलिंग हो रही है और उसकी दोनों वेपन स्पिरिट फिर से बेचैन है। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की थी कि आखिर यहाँ है कौन, पर उन डीमन की वजह से वो देख नहीं पाता और वो अपना पूरा ध्यान फिर से फाइट में लगा लेता है। वो 2 डीमन से फाइट कर रहा था, उसका ध्यान अपने पीछे नहीं था, उसके पीछे उन डीमंस का लीडर था। वो डीमन बहुत ही अजीब था, उसके इंसानों की तरह हाथ पैर थे और चेहरे की जगह एक जानवर का चेहरा लगा हुआ था। सर पे 2 सींग थे और पूंछ की जगह बिल्कुल किसी ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल थे। वो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। वो डीमन वांग जी पर पीछे से हमला करने वाला था, जिस पर वांग जी का ध्यान नहीं था पर किसी और का ध्यान था। जैसे ही वो डीमन वांग जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही वहाँ पर विंग आ जाता है। विंग जैसे ही वांग जी के इतने करीब उसके पीछे आकर खड़ा होता है, वांग जी को अब और भी ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। वो एक ज़ोरदार स्लैश लगाकर उन दोनों डीमन को मार देता है जिनसे वो फाइट कर रहा था और धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो शख्स है कौन जिसकी वजह से उसे इतना अजीब फील हो रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे एक क्यूट सा लड़का डीमन से लड़ते हुए दिखाई देता है। वांग जी ध्यान से उस लड़के को देखता है और वो समझ जाता है कि आखिर क्यों इस लड़के की एनर्जी की वजह से उसे इतना बेचैन, इतना अजीब फील हो रहा है। और वो अपने दिमाग में कहता है क्योंकि वो आगे कुछ कह नहीं पा रहा था, तभी उसकी ड्रैगन स्पिरिट कहती है, क्योंकि वो तुम्हारा सोलमेट है। ये सुनते ही वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो समझ गया था विंग को देखते ही कि विंग उसका सोलमेट है, पर वो पता नहीं क्यों ये बात मानना नहीं चाहता। शायद इसलिए क्योंकि शुरू से ही वो अपनी सोलमेट एक लड़की को मानता आया है, इसीलिए वो बस विंग को देखता रहता है। कुछ देर फाइट करने के बाद विंग उस डीमन को मार देता है और बाकी लोगों ने भी बाकी सारे डीमन को मार दिया था। तभी चैंग विंग के पास आकर कहता है, विंग तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। तो चैंग कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। फिर वो दोनों अपने डिसाइपल की तरफ देखकर कहते हैं, तुम लोग ठीक हो। तो उनके दोनों डिसाइपल कहते हैं, हाँ मास्टर हम ठीक हैं। फिर वो चारों के चारों लान वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था, तभी उसके पास उसके दोनों डिसाइपल आते हैं, जिनमें से एक का नाम है लैन जिंगी और दूसरे का नाम है लैन हाओ। लैन जिंगी लान वांग जी की तरफ देखकर कहता है, यंग मास्टर आप ठीक हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ठीक हो। वो दोनों भी कहते हैं, हाँ मास्टर हम ठीक हैं। फिर वो लोग भी विंग और जियान चैंग की तरफ देखने लगते हैं। चैंग वो करते हुए कहता है, मेरा नाम जियान चैंग है और मैं जियान कबीले से हूँ। ये देखकर लान वांग जी और उसके दोनों डिसाइपल भी बो करते हुए करते हैं और लैन जिंगी हम लैन क्लैन से हैं और ये हमारे यंग मास्टर लान वांग जी हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी ये सुनकर विंग जिंगी की तरफ देखकर कहता है, ओह तो तुम लैन क्लैन से हो और ये लैन फैमिली से हैं, लैन फैमिली के लिटिल लैन। ये सुनकर जिंगी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम ठीक तो हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। कोई भी देखकर कह सकता है कि हमारे मास्टर तुमसे बड़े हैं
और तुम उनसे छोटे हो और तुम उन्हें लिटिल लैन कह रहे हो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हो लिटिल लैन, आपके डिसाइपल तो आपको ओल्ड कह रहे हैं। ये सुनकर जिंगी हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं 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 यंग मास्टर, हम आपको ओल्ड नहीं कह रहे हैं, आप तो बहुत यंग हैं। जिंगी को ऐसे हड़बड़ाता देख विंग हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें ऐसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते, तुम्हारे मास्टर नहीं चाहते, तो मैं उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। वैसे मैं तो बस इसलिए तुम्हारे मास्टर को इस नाम से बुला रहा था क्योंकि तुम्हारे मास्टर बहुत ब्यूटीफुल हैं और उनका फेस भी बिल्कुल बेबी की तरह है और वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे भी हैं, इसीलिए मैं उन्हें लिटिल लैन कह रहा था। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उन्हें ऐसे नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। विंग की बात सुनकर वांग जी के ईयर रेड हो जाते हैं, पर इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वांग जी विंग को निहार रहा था। विंग बहुत खूबसूरत है और हंसते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जिस वजह से वांग जी के कान धीरे धीरे और भी ज़्यादा रेड हो रहे थे, जिस वजह से वांग जी वहाँ और ज़्यादा नहीं रुकता। वो उन लोगों को बो करता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे ऐसे आगे वैसे ज़्यादा देख विंग कहता है चैंग से, क्या वो नाराज़ हो गया। ये सुनकर चैंग कहता है, होना ही चाहिए, ऐसी हरकतें करते हो कि कोई भी नाराज़ हो जाए, और वैसे भी वो इतने बड़े क्लैन से है और तुमसे बड़ा भी है, वो 21 साल का है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ सिर्फ 3 साल का ही तो फ़र्क है, मैं 1 महीने बाद 18 साल का हो जाऊंगा और वो 21 साल का है, और मैंने तो बस उसे ऐसे ही मजाक में लिटिल लैन बोल दिया था। वैसे वो ये नाम क्यूट है ना, बिल्कुल उसकी तरह, तो मैंने इसीलिए बोल दिया, मुझे क्या पता था वो नाराज़ हो जाएगा। ये कहकर विंग वांग जी की तरफ दौड़ते हुए कहता है, अरे मास्टर लैन सुनिए, मैंने तो बस मजाक किया था, अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो मुझे माफ़ कर देना। रुकिए तो मास्टर लैन। पर वांग जी रुकता नहीं है। कुछ देर उसके पीछे दौड़ने के बाद विंग उसे पकड़ लेता है, उसके सामने जाते हुए कहता है, रुकिए मास्टर लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको पसंद नहीं आया है तो मेरा ऐसे आपको बुलाना। वैसे आप बहुत क्यूट हैं, इसीलिए मैंने आपको वैसे बुलाया था, मुझे माफ़ कर दीजिए आपको अगर वो नाम पसंद नहीं है तो। विंग का ऐसे बार बार वांग जी को क्यूट कहना वांग जी की धड़कनें बढ़ा रहा था। बेचारा वांग जी वहीं रुकता है और विंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारा नाम। ये सुनकर पहले तो विंग को समझ नहीं आता कि वांग जी क्या कह रहा है। वांग जी फिर से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। विंग जैसे ही ये सुनता है तो वो कहता है, ओ तेरे की लो, मैं इतनी देर से आपसे बड़बड़ कर रहा हूँ और आपको मैंने अपना नाम बताया ही नहीं। मेरा नाम जांग वूशियान है, आप मुझे विंग कह सकते हैं। विंग आगे कहता है, मुझे माफ़ कर देना अगर मेरा ऐसे बुलाना आपको पसंद नहीं आया हो तो मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। वो लोग चलते हुए फिर से टाउन में आ जाते हैं। पूरे रास्ते विंग बोलता हुआ आया था और वांग जी बस उसकी बड़बड़ सुनते हुए आया था। वो सब लोग टाउन पहुंचकर लोगों से कहते हैं कि उन्होंने उस घोस्ट को जान से मार दिया है और अब वो घोस्ट गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इन सब को ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। उन गिफ्ट को देखकर विंग तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वांग जी पहले उन सबको मना करता है गिफ्ट लेने से, लेकिन टाउन के लोगों के बार बार कहने पर वो गिफ्ट ले लेता है और वो सब लोग अपनी इन की तरफ निकल जाते हैं। जब विंग देखता है कि वांग जी उसी इन में ठहरा है जिसमें वो है, ये देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अरे वाह, आप तो इसी इन में रुके हुए हैं, तो क्यों ना आज का डिनर एक साथ करें, साथ में वाइन भी होगी, मज़ा आएगा। ये सुनकर जिंगी कहता है, नहीं, हमारे मास्टर शराब नहीं पीते। ये सुनकर विंग कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारे मास्टर शराब नहीं पीते? पर शराब तो कितनी अच्छी होती है ना, और तुम कह रहे हो तुम्हारे मास्टर शराब नहीं पीते? तो जिंगी कहता है, हमारे क्लैन में शराब पीना मना है। ये सुनकर विंग कहता है, ये कैसा बकवास रूल है, खाने पीने पर भी कोई रूल होता है क्या? विंग के ऐसे कहने पर वांग जी उसे गुस्से में देखता है, जिसे महसूस करके विंग कहता है, ठीक है, अगर आपके क्लैन में ये रूल है कि आप वहाँ शराब नहीं पी सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आप बाहर हैं ना, तो अभी तो आप पी सकते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, रूल हर जगह होते हैं। ये सुनकर विंग मुंह बनाने लगता है। तभी चैंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बस भी, जब वो नहीं हमारे साथ डिनर करना चाहता, हमारे साथ नहीं शराब पीना चाहता, तो क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो? वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो
हमें रूम में चलना चाहिए और हमें कल घर भी निकलना है। ये कहकर वो उसे खींचता हुआ ले जाता है। वांग जी कुछ देर तक यूं ही पिंग को जाता हुआ देखता है और कुछ देर बाद वो अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाकर बस पिंग के बारे में ही सोच रहा था और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाता है। अगले दिन विंग जब 11 बजे सोकर उठता है और फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वांग जी सुबह ही अपने गुस्सू के लिए निकल गया है। ये सुनकर विंग पहले तो उदास हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका मूड फिर से चेयर अप हो जाता है और वो यानचैंग भी अपने युनमेंग के लिए निकल जाते हैं। वांग जी गुस्सू पहुंच जाता है और वो वहां पहुंचकर सिचन के पास जाता है और उन्हें सब बताता है जो भी टाउन में हुआ। उसे सुनकर सिचन कहते हैं, इसका मतलब अंकल ठीक कह रहे थे, वो डीमन वर्ल्ड के डोर की सील सच में वीक हो रही है, जहाँ से अब डीमन बाहर आने लगे हैं। ये कहकर वो वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। पता नहीं क्यों सिचन को आज वांग जी थोड़ा बेचैन लग रहा था, इसीलिए वो वांग जी से पूछते हैं, वांग जी तुम ठीक हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। ये सुनकर सिचन कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेचैन हो, कुछ हुआ है? मुझे बताओ। ये सुनकर वांग जी सिचन की तरफ देखने लगता है। वांग जी का चेहरा अभी भी बिल्कुल इमोशनलेस है। कोई भी उसके चेहरे को देखकर बता नहीं सकता कि आखिर वांग जी के मन में, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। पर सिचन सबसे अलग हैं। वो अपने भाई की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं कि उसके भाई को क्या दिक्कत है। इसीलिए वो दोबारा पूछते हैं, वांग जी बताओ मुझे क्या हुआ है? सिचन की बात सुनकर वांग जी धीरे से कहता है, मैं उससे मिला गागा। ये सुनकर पहले तो सिचन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वांग जी किसकी बात कर रहा है, वो किससे मिला। इसीलिए वो दोबारा पूछते हैं, वांग जी तुम किसकी बात कर रहे हो, किससे मिले? तो वांग जी कहता है, मैं उससे मिला गागा। वांग जी के मुंह से फिर से यही बात सुनकर सिचन वांग जी को ध्यान से देखने लगते हैं। कुछ देर तक वो ऐसे ही उसे देखते रहते हैं और कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है कि वांग जी किस बारे में बात कर रहा है, जिसको वो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, वांग जी क्या तुम अपने सोलमेट से मिले? ये सुनते ही वांग जी उनकी तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। ये देखते ही सिचन बहुत खुश हो जाते हैं और वो वांग जी से कहते हैं, सच में वांग जी कौन है वो, क्या नाम है उसका? क्या वो किसी क्लैन की राजकुमारी है या फिर वो किसी टाउन से है? क्या वो कोई नॉर्मल लड़की है? इतने सारे सवाल सुनकर वांग जी सिचन की तरफ देखता है और कुछ देर तक वो ऐसे ही अपने भाई को देखता रहता है। सिचन जब देखते हैं कि वांग जी उन्हें लगातार देख रहा है तो वो कहता है, बताओ ना। सिचन की बात सुनकर वांग जी कहता है, ब्रदर वो कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर सिचन कहते हैं, क्या मतलब वो कोई लड़की नहीं है? तो वांग जी कहता है, वो एक लड़का है। वांग जी ने ये बात बहुत धीरे कही थी और वो चुप हो गया, लेकिन सिचन ने ये बात बिल्कुल साफ साफ सुन ली थी। ये सुनते ही वो कहते हैं, क्या तुम्हारा सोलमेट एक लड़का है? जैसे ही सिचन के मुंह से ये बात निकलती है, वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिचन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने सही सुना है या नहीं, इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखते हैं। पर वो जब वांग जी की तरफ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उन्होंने सही सुना है। वांग जी ने यही कहा कि उसका सोलमेट एक लड़का है। इसीलिए वो शांत हो जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद सिचन धीरे से कहते हैं, अच्छा तो क्या नाम है उसका? ये सुनकर वांग जी, उसका नाम जियांग वूशियान है, वो जियान कबीले का छोटा राजकुमार है। ये सुनकर सिचन कहते हैं, अच्छा तो वो जियान कबीले के छोटे राजकुमार हैं। वांग जी हाँ में नोट करता है। सिचन कहते हैं, क्या उसे पता है कि तुम और वो एक दूसरे के सोलमेट हैं? तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं लगता उसे पता है। ये सुनकर सिचन कहते हैं, तुमने उसे बताया नहीं कि तुम उसके सोलमेट हो? तो वांग जी कहता है, नहीं मैंने नहीं बताया। सिचन ये सुनकर
कहते हैं क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं आया? तो वांग जी कहता है पता नहीं मुझे। ये सुनकर सिचन कहते हैं अच्छा बताओ दिखने में कैसे हैं और उनका नेचर कैसा है? ये सुनकर वांग जी विंग के बारे में सोचने लगता है। उसके दिमाग में विंग की वही तस्वीर थी जब उसने विंग को मुस्कुराते हुए देखा था, जिसे इमेजिन करते ही वांग जी के कान लाल हो जाते हैं, जिसे सिचन देख लेते हैं, जिसे देखकर सिचन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी सोचते हुए कहता है खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बोलता भी है, बहुत लाउड है, मुझसे हाइट में थोड़ा छोटा है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल मेरी तरह ही उसके पास 2 वेपन स्पिरिट हैं। वांग जी को पता ही नहीं चलता कि कब वो विंग के बारे में बताते हुए मुस्कुराने लगा है। सिचन जब ये देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज उन्होंने बहुत सालों बाद अपने भाई को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है। इसीलिए वो स्माइल करते हुए वांग जी को देखते हैं। वांग जी को जब ये महसूस होता है कि सिचन उसे किस तरह से देख रहा है, तो उसके कान और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं और वो शर्मा जाता है और ज़मीन की तरफ देखने लगता है। सिचन ये देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं तो राजकुमार भी खूबसूरत हैं और बातूनी भी हैं, ये तो अच्छी बात है। तुम कम बोलते हो और वो उन्हें बातें करना पसंद है, इसका मतलब वो तुम्हें अच्छी कंपनी देंगे। ये बात सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा शर्मा जाता है। अब तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ऊपर सर उठाकर सिचन की तरफ देखे। सिचन कुछ देर तक ऐसे ही स्माइल करते हुए वांग जी को देखते रहते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे वांग जी तुम क्या अंकल को इस बारे में बताना चाहते हो? ये सुनकर वांग जी पहले बिल्कुल खामोश हो जाता है और कुछ देर तक यूं ही खामोश बैठा रहता है। सिचन भी अपने भाई को थोड़ा टाइम देते हैं और वो भी बस उसकी तरफ देखते रहते हैं। कुछ देर बाद सिचन कहते हैं वांग जी अंकल बहुत टाइम से तुम्हारे सोलमेट मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ये बात बताओ। तो वांग जी ये सुनकर कहता है ठीक है, मैं उन्हें बताऊँगा। तो सिचन कहते हैं फिर हम चले अंकल के पास? तो वांग जी कहता है ठीक है, और वो लोग वहाँ से उठते हैं और चिरन के पास चले जाते हैं। सिचन और वांग जी चिरन के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर सिचन चिरन को सब बता देते हैं। जैसी चिरन ये सुनता है वो खुश हो जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है वांग जी क्या सिचन सच कह रहा है? तो वांग जी हाँ में सर हिलाता है, जिसे देखकर चिरन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम जल्दी ही तुम लोगों की शादी कर देंगे। फिर ये सुनकर वांग जी तुरंत चिरन की तरफ देखता है। वो अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। हाँ विंग उसे पसंद है, पर फिर भी, और इसी उलझन में वो सिचन की तरफ देखता है। वांग जी का चेहरा देखकर सिचन समझ जाते हैं कि उनका भाई किस उलझन में है। इसीलिए वो चिरन की तरफ देखकर कहते हैं अंकल मैं चाहता हूँ कि हम 1 महीने के लिए रुक जाएं। सिचन की बात सुनकर चिरन उनकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर सिचन आगे कहते हैं अंकल 1 महीने बाद हमारे गुसू में सभी क्लैन के राजकुमार और राजकुमारियां अपनी पढ़ाई के लिए आने वाले हैं, जिनमें से एक राजकुमार भी होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम 1 महीने के लिए रुक जाएं। सिचन की बात सुनकर चिरन कहते हैं सिचन मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो सिचन आगे कहते हैं अंकल आप अच्छे से जानते हो वो वेपन कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रॉन्ग है। हम एक बार को डीमंस के हमले से बच सकते हैं, पर अगर वो वेपन किसी गलत हाथ में गया तो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, और मेरी भाई की ज़िंदगी का भी सवाल है। इसीलिए मैं उन्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर राजकुमार भी किस तरह के इंसान हैं। क्या वो मेरे भाई के लायक हैं? क्या वो मेरे भाई का ख्याल रख पाएंगे? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 1 महीने के लिए रुक जाना चाहिए। सिचन की बात सुनकर
कहीं ना कहीं चिरैन भी इस बात को समझ जाते हैं कि सिचन सही कह रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं ठीक है, मैं 1 महीने के लिए रुक जाऊंगा। मैं आज ही जियान फेंगमियान को इस बारे में लेटर लिखूंगा। ये सुनकर सिचन स्माइल करते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं, जिसके चेहरे पर अभी हल्की सी राहत नजर आती है, लेकिन सिर्फ सिचन को। पलक झपकते ही 1 महीना भी गुजर गया। लगभग पिछले 3 दिनों से गुसू में बाहर क्लैन के राजकुमार और राजकुमारियां आने लगे हैं। आज तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में लान वांग जी ने गुसू के एंट्रेंस द्वार के कई चक्कर लगाए हैं। ये सुनकर आप लोग गलत मत समझना, वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस गुसू के छोटे राजकुमार होने की वजह से उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ पर बार बार जाना पड़ रहा है अपनी ड्यूटी की वजह से। हाँ, सच में यही बात है। वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। आज सुबह से ही लान वांग जी एंट्रेंस पर खड़े हुए हैं और रास्ते की तरफ देख रहे हैं। लगभग सब आ चुके हैं, पर वो शख्स अभी तक नहीं आया जिसका हांग वनजुन इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ ऐसे ही खड़े हुए कुछ वक्त और गुजर जाता है, पर वो शख्स दूर दूर तक नज़र नहीं आता जिसका लान वांग जी इंतज़ार कर रहे हैं। और वो रास्ते की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं, क्या तुम नहीं आओगे? ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने ख्यालों को नाम नहीं देने वाले। अब लगभग वहाँ खड़े खड़े आधा दिन गुजर चुका है और अब धीरे धीरे लान वांग जी को गुस्सा आ रहा है। वो अपने मन में ही गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आते हो या नहीं आते हो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा। ये कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के लगभग 2 घंटे बाद वहाँ पर युनमिंग के लोग आ जाते हैं। जियान चेंग आकर सामने देखता है तो वहाँ पर 2 डिसाइपल खड़े हुए थे। वो उन डिसाइपल की तरफ देखकर कहता है, हम युनमिंग से हैं, हम अंदर जाना चाहते हैं, आप हमें अंदर जाने दीजिए। चेंग की आवाज़ सुनकर वो दोनों डिसाइपल उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या आपके पास इनविटेशन कार्ड है? उन दोनों डिसाइपल की बात सुनकर विंग अपने कपड़ों में देखता है, पर उसे वो इनविटेशन कार्ड नहीं मिलता, जो देखकर वो उन डिसाइपल की तरफ देखकर कहता है, माफ़ करना, मुझे लगता है हमारा इनविटेशन कार्ड कहीं खो गया है। हम युनमिंग के जियान कबीले से हैं, आप हमें अंदर जाने दीजिए। विंग की बात सुनकर वो डिसाइपल कहता है, माफ़ करना, अगर इनविटेशन कार्ड नहीं है तो हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। उन डिसाइपल की बात सुनकर विंग कहता है, देखिए, हम सच कह रहे हैं, हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच में युनमिंग के जियान कबीले से हैं, आप हमें अंदर जाने दीजिए। विंग की बात सुनकर वो डिसाइपल कहते हैं, माफ़ कीजिए, हमारे मास्टर ने हमें सख्त हिदायत दी है कि हम बिना इनविटेशन कार्ड के किसी को भी अंदर ना जाने दें, इसीलिए हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। उन डिसाइपल की बात सुनकर चैंग कहता है, देखिए, ऐसा कीजिए, आप अपने मास्टर को बुला लीजिए, वो हमें जानते हैं, हम सच कह रहे हैं, प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए। चैंग की बात सुनकर वो डिसाइपल कहता है, अगर आपको हमारे मास्टर से मिलना है तो आपको शाम तक यहीं रुकना होगा। ये बात सुनकर विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम सब लोग बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं और आप लोग कह रहे हो कि हमें यहीं शाम तक रुकना है। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम सब थके हुए हैं, प्लीज़ हमें अंदर जाने दो। धीरे धीरे विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग को ऐसा गुस्सा करता देख यानली उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आशियान, शांत हो जाओ, बाबा ने कहा है ना, हमें यहाँ पर ठीक से बिहेव करना है, तो शांत हो जाओ। ये सुनकर विंग शांत हो जाता है। तभी चैंग उन डिसाइपल की तरफ देखकर दोबारा कहता है, देखिए, हम सच कह रहे हैं, हम सच में युनमिंग के जियान कबीले से हैं और हम सब बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक आए हैं, हम सब थके हुए हैं, हम यहाँ शाम तक नहीं रुक सकते, आप समझिए, हमें अंदर जाने दीजिए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से हांग वनजुन की आवाज़ आती है। वो अपने डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हो रहा है यहाँ?
हांगवन जुन की आवाज़ सुनकर वो दोनों डिसाइपल उसकी तरफ देखकर कहते हैं, देखिए ना मास्टर, ये लोग बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर वांग जी सामने की तरफ देखने लगता है। उसकी सबसे पहले नज़र जाती है विंग पर और वो उसे देखने लगता है। विंग भी उसी की तरफ देख रहा था और ये दोनों वहाँ खड़े एक दूसरे को निहारने लगते हैं। तभी चेंग वांग जी को देखकर उसे वो करते हुए कहता है, यंग मास्टर लैन, मेरा नाम जियान चेंग है और ये मेरी बड़ी बहन जियान यानली और ये मेरा छोटा भाई वी वुशियान है। हम लोग युनमेंग के जियान कबीले से हैं। मेरा इनविटेशन कार्ड कहीं खो गया है और मैं आपके इन डिसाइपल से कब से कह रहा हूँ कि हमें अंदर जाने दे, पर ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। जियान चेंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, अगर इनविटेशन कार्ड नहीं है तो अंदर एंट्री भी नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या कह रहे हैं आप? क्या आप ऐसे अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं? हमने कहा ना हमारा इनविटेशन कार्ड कहीं खो गया है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तो उसे ढूंढो और फिर वापस आना। ये कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। वांग जी को ऐसे जाता देख विंग को गुस्सा आता है। वो चीखते हुए कहता है, रुक जाइए आप, ये आप क्या कह रहे हैं? हम वापस नहीं जा सकते। सही टाउन यहाँ से बहुत दूर है। हांगवन जुन, रुक जाइए। मास्टर लैन, रुक जाइए। पर वांग जी नहीं रुकता, वो सीधा चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो विंग की तरफ मुड़कर देखता है। उसे विंग को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। वो बहुत खुश है। वो अपने विंग को अंदर ले जाना चाहता है, पर रूल्स आर रूल्स, रूल्स सबके लिए सेम होते हैं और वांग जी तो इन रूल्स को कुछ ज़्यादा ही मानता है। फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। बेचारा वी वुशियान था तो वो बहुत गुस्से में, पर करता भी क्या। वो वापस से अपना इनविटेशन कार्ड ढूंढने के लिए चला जाता है। विंग जब वापस आता है तो उसे बहुत देर हो जाती है। वो इधर उधर अपनी बहन और जियान चेंग को ढूंढता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो जब आगे बढ़कर देखता है तो एंट्रेंस पर भी कोई नहीं था, जो देखकर वो आगे बढ़ जाता है। वो एक दीवार पर चढ़कर क्लाउड रेसेस के अंदर जाने की कोशिश करता है। जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और भी है। इसीलिए वो मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है और वो सीधे बैठते हुए हंसते हुए कहता है, हांगवन जुन, लिटिल लैन, आप यहाँ? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? विंग की बात सुनकर हांगवन जुन कहते हैं, तुमने रूल तोड़ा है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ क्या किया है मैंने? तो हांगवन जुन कहते हैं, तुमने रूल तोड़ा है। तुम क्लाउड रेसेस में 7 बजे के बाद आए हो। हमारे क्लाउड रेसेस में जब भी कोई रात को आता है तो उसे सुबह का इंतज़ार करना पड़ता है। क्लाउड रेसेस में शाम को 7 बजे के बाद अंदर आना मना है। ये सुनकर विंग कहता है, लिटिल लैन, देखो मुझे तुम्हारे क्लाउड रेसेस के रूल्स नहीं पता थे। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मैं अपनी सीजे और जियान चेंग को ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मेरे से ये रूल टूट गया। ठीक है, मुझे जाने दो। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं तुम नहीं जा सकते। तो विंग कहता है, देखो मैंने बस एक रूल तोड़ा है, इसीलिए मेरी पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। यह सुनकर वांग जी कहता है, तुमने एक रूल नहीं तोड़ा, तुमने 2 रूल तोड़े हैं। ये सुनकर विंग कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, पहला रूल, तुम शाम के 7 बजे के बाद क्लाउड रेसेस में आए हो और दूसरा, अपने साथ शराब लाए हो। क्लाउड रेसेस में शराब पीना मना है। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, देखो मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारे क्लाउड रेसेस के रूल्स नहीं पता थे। मैं गुसू में पहली बार आया हूँ, इसीलिए मुझे जाने दो। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसमें से 1 मटकी तुम रख लो। ये सुनकर वांग जी कहता है, 3। वांग जी को ऐसे अजीब सा नंबर बोलते हुए देखकर विंग कहता है, क्या मतलब? तो वांग जी कहता है, तीसरा रूल, तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। ये सुनकर विंग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जब विंग को ऐसे जाता देखता है तो वो जल्दी से अपनी तलवार निकालकर
उसकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। वांग जी विंग पर अटैक कर रहा था, विंग बस डिफेंड कर रहा था। विंग फाइट करते हुए कहता है, देखो लिटिल लैन, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे रूल्स नहीं पता थे, इसीलिए मुझसे गलती से ये रूल टूट गए। देखो मुझे जाने दो, अगर तुम्हें अल्कोहल नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ और देने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वांग जी सुनकर कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हें ये रूल तोड़ने की पनिशमेंट मिलेगी। विंग ये सुनकर कहता है, पनिशमेंट? देखो मुझे जाने दो, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें एक किस दूंगा। ये सुनते ही वांग जी को झटका लगता है, उसकी बॉडी बिल्कुल जम जाती है। वो वहीं स्टैचू की तरह रुक जाता है, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसे वहीं छोड़कर छत से नीचे आ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी को होश आता है। वो देखता है कि विंग उसके सामने है ही नहीं, वो तो वहाँ से जा रहा है। तो वो जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी। इस वक्त वांग जी का पूरा फेस, उसकी नेक, उसके ईयर सब बिल्कुल रेड थे। अब पता नहीं गुस्से की वजह से या फिर शर्म की वजह से। वांग जी विंग को खींचता हुआ सिचन और चिरन के पास लेकर जाता है। वहाँ ले जाकर वो चिरन से कहता है, अंकल इसने रूल तोड़े हैं। पहला, ये क्राउड रेसेस में 7 बजे के बाद आया है और दूसरा अपने साथ अल्कोहल लाया है। ये सुनकर लैन सिचन और चिरन दोनों विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, मास्टर लैन देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, राजकुमार वी, गुस्सों में कोई झूठ नहीं बोलता, गुस्सों में झूठ बोलना मना है। विंग सिचन को ऐसे स्माइल करते देखकर कहता है, ओ तेरे की, आप तो बिल्कुल लिटिल लैन की तरह लग रहे हैं। मेरा मतलब है लैन वांग जी की तरह लग रहे हैं, बस आप स्माइल कर रहे हैं, आपके चेहरे पर स्माइल अच्छी लग रही है। ये सुनकर सिचन की स्माइल थोड़ी और बड़ी हो जाती है और वांग जी की पकड़ उसकी बिचन पर बढ़ जाती है। विंग की बात सुनकर सिचन स्माइल करते हुए कहते हैं, हो सकता है शायद इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों भाई हैं। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हो सकता है, पर मैं और चैंग भी तो भाई हैं, हम लोग एक जैसे क्यों नहीं दिखते। ये सुनकर सिचन की स्माइल थोड़ी और बड़ी हो जाती है और वे विंग की तरफ देखकर कहते हैं, मास्टर वे अपने रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए आपको पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। हमारे क्लाउड रेसेस में कुछ नियम, कुछ रूल्स हैं और उनका हर किसी को पालन करना पड़ता है। आप क्लाउड रेसेस में पहली बार आए हैं, पर फिर भी आपको वो रूल्स मानने होंगे, इसीलिए आपको पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। ये सुनकर विंग पाउट बनाते हुए कहता है, जे वुजुन, मैं तो बस अपनी चीज़ों को ढूंढ रहा था, मुझे आपके रूल्स नहीं पता थे और मैं गलती से यहाँ पर अल्कोहल ले आया। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं लाता, सच में, प्रॉमिस। विंग की बात सुनकर सिचन कहते हैं, मास्टर वे, आपकी चीज़ें और आपके भाई यही हैं क्लाउड रेसेस में, वांग जी उन्हें अंदर लाया था। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ सच में ये लाए थे। तो सिचन हाँ में नोट करते हैं, जो देखकर विंग वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लिटिल लैन, अगर आप मुझे पहले ये बता देते तो हमारे बीच झगड़ा होता ही नहीं। वैसे आपका धन्यवाद मेरी चीज़ें और मेरे भाई को अंदर लाने के लिए। विंग ये कहते हुए वांग जी के बहुत करीब आ गया था, जो देखकर वांग जी थोड़ा पीछे हट जाता है। और इधर दूसरी तरफ सिचन अपने भाई की हालत देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी, तुम डिसाइड करो कि मास्टर वे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, ब्रदर, इसे हमारे रूल्स 300 बार लिखने होंगे। ये सुनकर विंग कहता है, क्या 300 बार? ये तो बहुत ज़्यादा हैं। लिटिल लैन, प्लीज़ थोड़ा कम कर दो। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, नहीं। ये सुनकर विंग पाउट बनाने लगता है
तभी सिचन उसे देखकर कहती है, मास्टर वे, आपको अब आराम करना चाहिए, कल सुबह से व्याख्यान स्टार्ट हो जाएंगे। आइए मैं आपको आपका रूम बता देता हूँ जहाँ पर आपकी सिजे और आपके भाई हैं। विंग ये सुनकर कहता है ठीक है, और वो सिचन के साथ चला जाता है। वांगजी भी अपनी जिंगसी लौट जाता है। विंग को क्लाउड ड्रेसेस में आए 5 दिन हो चुके हैं। इन 5 दिनों में विंग ने पूरे क्लाउड ड्रेसेस को अपने सर पर उठा रखा है। ऐसा एक भी दिन नहीं गया इन 5 दिनों में जिस दिन विंग को पनिशमेंट ना मिली हो। हर रोज़ उसे किसी ना किसी रूल को तोड़ने की वजह से पनिशमेंट मिलती रहती है। और अभी विंग, जानचेंग और विंग का नया बना दोस्त नीहोशेंग, ये तीनों क्लाउड रेसेस के पीछे पहाड़ों पर झरने के पास एक पत्थर पर बैठे बातें कर रहे हैं कि तभी वहाँ से वांगजी गुजरता है। वांगजी को देखकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, हे लिटिल एन, आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। पर वांगजी उसे देखकर इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी को वहाँ से ऐसे जाता देखकर नीहोशेंग विंग की तरफ देखकर कहता है, भाई वी, मास्टर लैन हमेशा ही आपको ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं और आप हर बार उनके पीछे जाते हो, क्यों? नीहोशेंग का यह सवाल सुनकर विंग कहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो मेरा है। ये बात सुनकर हुसैन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। चेंग भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है, जो अभी उस झरने का खूबसूरत नज़ारा अपनी आंखों में भर रहा था। अब वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो और तुम्हारा ये कब हुआ? ये सुनकर विंग कहता है, शायद हमेशा से ही ऐसा था, वो हमेशा से मेरा था। विंग की ये गोलमोल बातें जानचेंग के तो पल्ले पड़ने से रही, पर नीहोशेंग थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। इसीलिए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, भाई बी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप यंग मास्टर लैन को पसंद करते हैं? ये सुनकर विंग कहता है, पसंद नहीं तो मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो उसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर हुसैन कहता है, और ये कब हुआ? तो विंग कहता है, पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वो मेरा है और मैं उससे प्यार करता हूँ। विंग की बात सुनकर जानचेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? लान वांगजी को देखकर साफ पता चलता है कि वो तुमसे कितनी नफरत करता है। वो तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, और तुम कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग कहता है, जानचेंग वो मुझसे नफरत नहीं करता, वो भी मुझसे प्यार करता है, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जानचेंग कहता है, अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? ये सुनकर विंग कहता है, उन्होंने कहा। तो नीहोशेंग कहता है, किसने? ये सुनकर विंग कहता है, उसकी आंखों ने। विंग की ये सारी बातें सुनकर नीहोशेंग कहता है, भाई वी, पता नहीं क्यों पर मुझे ये सारी बातें बड़ी अजीब लग रही हैं। ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, नीहोशेंग, मैं लान वांगजी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हाँ, उसने ये बात छुपाने की बहुत कोशिश की है, पर उसकी आंखें बहुत चुगलखोर हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। लान वांगजी जब भी मेरी तरफ देखता है, उसकी आंखें चीख चीख कर कहती हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। विंग की ये बातें सुनकर जानचेंग कहता है, मुझे ये तुम्हारी बकवास बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये सुनकर विंग कहता है, जानचेंग अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा लोड मत डालो, ठीक है? विंग की ये बातें सुनकर नीहोशेंग और चेंग दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों को देखकर विंग मुस्कुराते हुए उस पत्थर पर लेट जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अभी तो सिर्फ उसकी आंखें मेरे बारे में बातें करती हैं, कुछ टाइम बाद उसके शरीर का हर एक हिस्सा मेरे बारे में बातें करेगा। वो खुद मुझसे कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है, वो भी सबके सामने। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कब तक भागेगा मुझसे। और खुद से ये कहता हुआ विंग आसमान की तरफ देखने लगता है।
अगले दिन विंग को फिर से पनिशमेंट मिलती है और वो अभी लाइब्रेरी में बैठा है। वो लगभग आधे घंटे से रूल्स कॉपी कर रहा है और अब धीरे धीरे वो बोर होने लगता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और उठकर उसकी तरफ जाता है। वो वहीं खड़ा होकर वांग जी को आवाज़ देता है, लिटिल लैन। पर वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। विंग आगे कहता है, लिटिल लैन, हांग वन जुन। वांग जी, पर अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो विंग वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, लानसान, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे? वांग जी अभी भी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था ये दिखाने की कि वो विंग की कोई भी बात नहीं सुन रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा विंग से। पर उसके कान धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर विंग को पता चल जाता है कि लान वांग जी पर उसका असर हो रहा है। इसीलिए वो बड़े ही सिडेक्टेड वॉइस में कहता है, लानर गागा, क्या आप सच में मेरी तरफ नहीं देखेंगे? हाँ, देखिए ना मेरी तरफ, बस एक बार, लानर गागा। विंग के बस इतना कहने की देर थी, वांग जी उसकी तरफ देखने लगता है। विंग जब ये देखता है कि वांग जी उसे घूर रहा है तो वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, उफ लानर गागा, आप मुझे ऐसे मत देखिए वरना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। आपके लिप्स मुझे इनवाइट कर रहे हैं और आपकी ये आँखें मुझे परमिशन दे रही हैं। अगर आप ऐसे ही मुझे थोड़ी देर और देखते रहे ना तो सच में मैं आपको किस कर लूँगा। विंग की ये फ्लर्टिंग जब लान वांग जी से बर्दाश्त नहीं होती तो वो खड़ा होते हुए कहता है, क्या तुमने अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट कर लिया? इस टाइम लान वांग जी का पूरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था। विंग वांग जी की बात सुनकर कहता है, हाँ, मैंने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर ली है। मैंने सारे रूल्स कॉपी कर लिए हैं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। वैसे एक बात कहूँ, आप गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। बस विंग के इतना कहने की देर थी, वांग जी के गुस्से का लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाता है और वो अपनी तलवार को उठाते हुए गुस्से में कहता है, निकलो यहाँ से। वांग जी के पेशेंस को ऐसे ब्रेक होता देखकर व्यूशियान कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। विंग लाइब्रेरी के बाहर जाने वाला था कि तभी वो मुड़कर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल लैन, तुम सच में बहुत क्यूट लगते हो गुस्से में। ये कहता हुआ वो वहाँ से भाग जाता है। विंग के वहाँ से जाते ही वांग जी अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, ये भी क्या हुआ था? और तुम इतनी ज़ोर से धड़कना बंद करो, रुक जाओ, थम जाओ। क्या मेरे सीने से बाहर निकलने का इरादा है? रुक जाओ। ये कहता हुआ वो अपने सीने को मसलने लगता है और कुछ देर तक बस ऐसे ही बैठे रहता है और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को लगा था कि विंग वहाँ से चला गया है, लेकिन विंग वहाँ कुछ देर रुकता है और वांग जी को ऐसे अपने सीने पर हाथ फिराते हुए और खुद से बात करते हुए देखकर स्माइल करते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। शाम को विंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलने लगता है। फिर वो आज जो लाइब्रेरी में हुआ उसके बारे में सोचने लगता है, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, हांग वन जुन, लिटिल लैन, तुम पर मेरा धीरे धीरे असर होने लगा है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम खुद मुझसे कहोगे कि आई वॉन्ट माई सोलमेट। तुम खुद मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें चाहिए। ये कहकर विंग मुस्कुराने लगता है और वांग जी के बारे में सोचते हुए ही वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे फिर मिलूँगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसका सेकंड हाफ जल्दी ही अपलोड कर सकूं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। टेक केयर, ख्याल रखना अपना।